हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ ऐश्वर्या कसौदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन के बुक पोएट्री एंड ड्रामा 2। ये बुक राजस्थान के सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले के जो हमारी वीडियोस रही है उसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 का पूरा डिस्कशन हमारा कर लिया है। सो अगर आपको चैप्टर 1 का डिस्कशन देखना है, उसकी वीडियो देखनी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल पे सर्व करके वीडियो को प्ले कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी बुक का चैप्टर 2 एंड ये आपके सिलेबस का भी चैप्टर 2 ही होगा, जिसका नाम है विलियम ब्लेक्स लंदन। एंड एक चीज याद रखिए, इसमें 2 पोएम्स हैं। फर्स्ट है इनकी पोएम लंदन एंड सेकेंड इनकी पोएम है टू समर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे ऑथर के बारे में, पोएट के बारे में। सो विलियम ब्लेक की जब हम बात करते हैं तो विलियम ब्लेक को आप कह सकते हो काफी ज्यादा इनका इन्फ्लुएंस रहा है 18th और 19th सेंचुरी में। 18th और 19th सेंचुरी का मतलब क्या हो गया? 18th सेंचुरी मतलब हो गया 1700s के टाइम पे, ठीक है, एंड 1900s का मतलब हो गया 1800s के टाइम पे, ठीक है। सो इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि 1757 में हुआ है, तो आप कह सकते हो कि लेट 1700s पे जो है इन्होंने काफी अच्छा इन्फ्लुएंस दिखाया है। एंड अर्ली 1800s पे इनका इन्फ्लुएंस इंग्लैंड पे या इंग्लिश लिटरेचर पे बहुत ज्यादा रहा है। वैसे तो इन्होंने बहुत डाइवर्स टॉपिक्स पे बहुत अलग अलग आप कह सकते हो जेनर्स में पोएम्स लिखी हैं, बट नॉर्मली जो है इन्हें जो इनके टाइम पीरियड के कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे, जो कि रोमांटिक्स थे, यानी कि वो रोमांटिक राइटिंग कर रहे होते थे, रोमांटिक मूवमेंट चल रहा था उस टाइम पे, उनसे एसोसिएट किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, मतलब कौन कौन से राइटर्स है जिनको आप रोमांटिक मूवमेंट में इंक्लूड कर सकते हो? तो इसमें आ जाएंगे आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, इसमें आपके पीबी शेली भी आ जाएंगे। पीबी शेली वाज लास्ट ऑफ द वन ऑफ द लास्ट, आप कह सकते हो जो एंड में जब रोमांटिसिज्म ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, ये तब के टाइम पे आए थे, ठीक है। अब इनकी अर्ली लाइफ के अगर बारे में बात करती हूँ मैं, ब्लेक की अर्ली लाइफ में, तो ही वाज बोर्न ऑन November 28, 1757 एंड ही वाज द सन ऑफ जेम्स एंड कैथरीन ब्लेक। इनके फादर जो थे वो एक होइसर थे। होइसर आप कह सकते हो कि जो स्टॉकिंग्स होती हैं, मोजे होते हैं, सॉक्स होते हैं, इनको बनाने वाले इंसान थे। वो बना के सेल करने वाले इंसान थे। एंड इनके टोटल 6 सिबलिंग्स थे जब ये बोर्न हुए थे, बट 2 ऑफ देम डाइड बिफोर गेटिंग ऑफ सर्टेन एज। इन्फेंसी में ही उनकी डेथ हो गई थी, यानी कि वो बच्चे ही थे, लाइक 2 साल के अंदर में उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। एंड जब ये 4 साल के थे तब से इन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया था कि इनको अलग अलग विजन्स दिखते हैं। 4 साल की एज में इन्होंने कहा कि इन्हें गॉड दिखते हैं। एंड ऐसे ही एट द एज ऑफ 9 इन्होंने कहना स्टार्ट कर दिया कि इन्हें एंजल्स दिखते हैं, कभी ट्री पे बैठे हुए, कभी कहीं बैठे हुए। एंड ये सबको कन्विंस करने की कोशिश करते थे दैट एक्चुअली ही हैज अ विजन, ही हैज अ, आप कह सकते हो कि एक डिवाइन विजन है जिसमें ये गॉड, एंजल्स, स्पिरिट से कनेक्ट कर पाते थे। बट इनके पेरेंट्स जो है उनको लगता था कि वो मजाक कर रहे हैं, बट इनके पेरेंट्स को ये आइडिया हो गया था कि ब्लेक जो है, विलियम ब्लेक जो है, ये बाकी बच्चों से अलग है। तो उन्होंने उनको जो है, जो नॉर्मल स्कूल्स होते थे उसमें नहीं पढ़ाया था, कन्वेंशनल स्कूल में उनकी पढ़ाई नहीं हुई थी, वो होम स्कूल हुए थे। एंड आफ्टर अ सर्टेन एज, एट द एज ऑफ आप कह सकते हो 10, इन्होंने एक्सप्रेस किया कि ये पेंटिंग करना चाहते हैं, पेंटर बनना चाहते हैं। तो इनके फादर ने इनको पेंटिंग स्कूल में भी ज्वाइन कराया था, वहां पे इन्होंने पेंटिंग भी सीखी है। एंड इसी के 2 साल बाद जो है उन्होंने पोएट्री राइटिंग भी स्टार्ट कर दी थी। एंड एट द एज ऑफ 14 इन्होंने जो है इंग्रेवर बनने का सोचा। एंड सोचा भी क्या, क्योंकि आर्ट स्कूल की फीस बहुत ज्यादा थी, तो उन्हें अपना प्रोफेशन, या आप कह सकते हो उनका जो आप कह सकते हो जो उनका स्कूलिंग था वो उन्हें चेंज करना पड़ा। वो आर्ट स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे एंड ही डिसाइडेड टू बिकेम अ इनग्रेवर। तो वहां पे उन्होंने अप्रेंटिसशिप काफी टाइम तक की। एंड यहाँ पे उन्होंने काफी टाइम नहीं, 7 साल तक अप्रेंटिसशिप पे रहे हैं ये। एंड इनग्रेवरी इन्होंने बहुत अच्छे से सीखी है। मोस्टली जो ये इनग्रेवरी कर रहे होते थे वो वेस्टमिनिस्टर एबी में एक टूम था, टूम्स जो होते थे वहां पे कर रहे होते हैं। और इसी की वजह से इनको एक गॉथिक स्टाइल, इनका जो है जो स्टार्टिंग की इनकी इंग्रेवरीज थी वहां पे आपको गॉथिक स्टाइल देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इन्होंने कुछ समय के लिए रॉयल अकेडमी में भी पढ़ाई की है, ठीक है। पर्सनल लाइफ की जब हम इनकी बात करते हैं तो ही गॉट मैरिड टू कैथरीन बॉयचर
अब कैथरीन बॉयचर आप याद रखिए, इनकी मदर का नाम है कैथरीन ब्लेक एंड इनकी वाइफ का नाम है कैथरीन बॉयचर, तो दोनों में डिफरेंस आप याद रखिएगा। कैथरीन जो थी वो स्टार्टिंग में, यानी मिस बॉयचर जो थी वो स्टार्टिंग में जो है वो इलिटरेट थी, ठीक है, बट इवेंचुअली विलियम ब्लेक ने उन्हें पढ़ना सिखाया, उन्हें लिखना सिखाया, उन्हें इंग्रेवरी सिखाई, उन्हें ड्राइंग सिखाई, ठीक है। एंड कैथरीन ही थी जो आगे के इनकी लाइफ में जाके मदद करेंगे, जब इनको अपनी पोएट्रीज को प्रिंट कराना होगा, उसके इलस्ट्रेशंस बनाने होंगे, तो कैथरीन इज द वन हु मेड द इलस्ट्रेशंस फॉर हिम। ओके, सो हस्बैंड वाइफ दोनों ने मिलकर काम किया था एंड थ्रू आउट हिज लाइफ उनके कोई बच्चे नहीं थे। इसके बाद जो है 1784 में जो है इन्होंने ब्लेक ने एंड इनके फ्रेंड थे जेम्स पार्कर, दोनों ने मिलकर अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने पेंटिंग शॉप स्टार्ट की, एक पेंट शॉप बनाना स्टार्ट किया इन्होंने। बट हुआ क्या कि वो ज्यादा टाइम तक चल नहीं पाए, कुछ सालों बाद वो शॉप भी इनकी बंद हो गई थी एंड ही अगेन स्टार्टेड डूइंग इंग्रेवरी एंड इलस्ट्रेटरी वर्क बुक्स और मैगजीन के लिए, एंड इन्होंने अपनी पूरी लाइफ यही किया है। ये इनकी आपकी कह सकते हो मेन सोर्स ऑफ इनकम बन गई थी। इसके अलावा इन्होंने अपने छोटे भाई रॉबर्ट को ड्राइंग, पेंटिंग, इंग्रेविंग सब कुछ सिखाई। आप कह सकते हो जो नॉलेज इनके पास थी वो इन्होंने अपने क्लोज वंस को दी है। पहले इन्होंने अपनी वाइफ को रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग ये सब सिखाया, फिर उन्होंने अपने छोटे भाई को रीडिंग, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, इंग्रेविंग ये सब सिखाया। बट इन 1787 इनके ब्रदर की तबीयत खराब हो गई विंटर्स में एंड इवेंचुअली जो है वो मर गए। अब यहाँ पे भी विलियम ब्लेक का क्लेम था कि उन्होंने अपने ब्रदर की जो सोल थी, जो स्पिरिट थी, उसको उठते हुए देखा है एंड वो स्माइल करते हुए उठते हुए जा रही थी एंड वो सीलिंग से पास होके हेवेंस में चले गया, ठीक है। सो ही वाज सैटिस्फाइड कि उनके भाई जो है वो हेवेंस में जा रहे हैं। एंड रॉबर्ट का ही आप कह सकते हो एक रेफरेंस उन्होंने दिया था कि रॉबर्ट ने ही एक पेंटिंग स्टाइल थी जो रॉबर्ट ने इनको सिखाई थी, जिसका यूज इन्होंने किया था अपनी पोएम के इलस्ट्रेशन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में। एंड ऐसे और भी इलस्ट्रेशंस रहे हैं जहाँ पे इन्होंने अपने भाई की जो स्टाइल थी उसको कॉपी किया है, ठीक है। इसके बाद इन 1800s ये रिलोकेट कर गए थे। फिल्फेम एक कोस्टल टाउन था, वहां पे चले गए थे एंड वहां पे इन्होंने 3 साल तक, नेक्स्ट 3 years तक वो वहां पे रहे हैं। एंड वहां पे भी इनकी हेल्प जो है, हेल्प भी क्या है आप कह सकते हो, पेट्रोनेज थे, मतलब किसी के अंडर ये काम करते थे। पुराने टाइम पे ये होता था कि अगर कोई आर्टिस्ट है तो किसी के अंडर काम कर रहा होगा एंड वो उस आर्टिस्ट को पैसे दे रहा होगा, उसको जो जो चीजें नेसेसरी होंगी वो दे रहे होंगे। तो इनके पेट्रन जो थे उनका नाम था विलियम हेले, ठीक है। इसी टाइम पे जो है इन्होंने ब्लेक ने खुद को जो है ग्रीक, लैटिन, हिब्रू, इटालियन ये सारी लैंग्वेजेस सिखाई एंड इन सारी लैंग्वेजेस के जो क्लासिकल टेक्स्ट थे उन्हें ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड एज अ लिटरेचर स्टूडेंट ये आप कह सकते हो कि सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर की बात नहीं करूंगी, एज अ लिटरेचर स्टूडेंट मैं ओवरऑल बोलूंगी। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं देन आपको अगर कोई टेक्स्ट रीड करना है, ठीक है, सो मेक श्योर यू रीड द टेक्स्ट इन ओरिजिनल लैंग्वेज। आप उसका ट्रांसलेटेड वर्जन मत पढ़िए, ओरिजिनल लैंग्वेज में। अगर आप हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं देन रीड इन हिंदी। अगर आपके पास जो टेक्स्ट है वो संस्कृत का है, रीड इट इन संस्कृत। अगर आपको इंग्लिश का टेक्स्ट मिल रहा है देन रीड इट इन संस्कृत, रीड इट इन इंग्लिश। एंड अगर आपको एंशिएंट इंग्लिश का टेक्स्ट मिल रहा है, ट्राई टू रीड एंड अंडरस्टैंड इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, या किसी भी लैंग्वेज की। इन्होंने तो इतनी सारी लैंग्वेजेस सीखी। ओरिजिनल टेक्स्ट को जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको जो टेक्स्ट रहेगा उसका मेन कंटेक्स्ट नहीं समझ में आएगा। प्लस ये रहता है कि ट्रांसलेशन में जो है ना कई बार होती है चीजों का मतलब बदल जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, ये बता रही हूँ, जो सेंटेंसेस मैं बोल रही हूँ मैं अब लाइन बाय लाइन तो रीड करके बोल नहीं रही हूँ। मैंने एक बार रीड किया, 2 बार रीड किया, जो मेरे दिमाग में समझ में आ गया मैं वो आपको समझा रही हूँ। ऐसे होता है जब कोई ट्रांसलेट कर रहा होता है चीजों को, तो वो जब रीड करता है उसको जो समझ में आता है वो उसके हिसाब से लिखता है। ओरिजिनल टेक्स्ट क्या था ये नहीं है, उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अगर मैं एक ट्रांसलेटर हूँ, आई एम रीडिंग भगवद गीता, ठीक है, तो भगवद गीता मैंने संस्कृत में पढ़ी, भगवद गीता का जो कंटेक्स्ट मुझे समझ में आया मैंने अपने ट्रांसलेटेड टेक्स्ट में मैंने वो डाला है, ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं डाला है। ओरिजिनल टेक्स्ट का आप कह सकते हैं एक तरीके से मीनिंग डालिए, एक अर्थार्थ डाला है जो मुझे समझ। कोशिश हमेशा ये कीजिए कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट को एक बार कम से कम रीड जरूर कीजिए। तो इन्होंने भी वही चीज की थी, इन्होंने इतनी सारी लैंग्वेजेस, 4 लैंग्वेजेस सीख ली
just to read the classical text in their original language. So ये तो बात हो गई इनकी पर्सनल लाइफ की। अब हम चलते हैं इनके लिटरेरी करियर्स एंड इनके वर्क्स के बारे में। सो इनकी जो फर्स्ट प्रिंट हुआ, या आप कह सकते हो फर्स्ट बुक जो इनकी पब्लिश हुई, प्रिंट हुई, वो हुई 1783 में, जिसका नाम था पोएटिकल स्केचेस। ठीक है, एंड ये आप कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ इनका इनकी जो सबसे अर्ली पोएम्स थी उसका कलेक्शन था। एंड इसमें जितनी भी पोएम्स थी वो एक तरीके से एक कॉपी थी क्लासिकल स्टाइल की। क्लासिकल टेक्स्ट उन्होंने रीड किया है। एंड पोएट्री में यूजुअली होता है कि हम किसी के जब स्टार्टिंग में हम पोएट्रीज लिख रहे होते हैं तब हम किसी के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर कोई विलियम ब्लेक को बहुत ज्यादा पसंद करता है तो उनके स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करेगा। मुझे जॉन डन पसंद है तो जॉन डन की जितनी पोएम्स रहती हैं, अगर मैं अभी कोई पोएम लिखती हूँ तो जॉन डन की स्टाइल जो है वो मेरी पोएम्स में नजर आई है, क्योंकि मैं जॉन डन को इतने अच्छे से रीड करती हूँ, उनकी पोएम्स इतने अच्छे से रीड करती हूँ। इन्होंने क्लासिकल पोएम्स रीड की थी, क्लासिकल टेक्स्ट इन्होंने रीड किया था, तो इनकी जो अर्ली पोएम्स थी उसमें क्लासिकल स्टाइल, जो क्लासिकल पोएम्स का स्टाइल था वो देखने को मिला। ठीक है, एंड एक और चीज, इनके थीम्स भी जो थे वो क्लासिकल टेक्स्ट पे ही बेस्ड थे। इन्होंने वॉर को, प्रोटेस्ट को, टेरनी को, किंग जॉर्ज जिस तरीके से अमेरिकन को ट्रीट करते थे, इन सब चीजों पे उन्होंने पोएम्स को लिखा था। ओके, उसके बाद जो है 1789 में इन्होंने एक और कलेक्शन को पब्लिश किया, एंड दिस कलेक्शन बिकेम द वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ विलियम ब्लेक, जिसका नाम अगेन द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। एंड इसी के बाद इन्होंने इसी के कंटिन्यूएशन में ही 1794 में इन्होंने पब्लिश किया द सॉन्ग्स ऑफ द एक्सपीरियंस। ठीक है, दोनों में ही इलस्ट्रेशंस जो थी वो बहुत अच्छे से थी, एंड रिजेंबलिंग जो थी वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे ही बेस करके बनाई गई थी। जो इलस्ट्रेशंस बनाए गए थे वो कॉपर प्लेट पे बनाए गए थे, एंड हर पिक्चर जो है वो हाथ से वाटर कलर्स के थ्रू बनाई गई थी। ठीक है, हाथ से बनाए गए थे इलस्ट्रेशंस जो भी इनके बने थे। ठीक है, इसके बाद जैसे जैसे इनका टाइम आगे बीतता गया, ये लोगों से मिलते गए, एंड इवेंचुअली जो है ये एक रेडिकल थिंकर बन गया, एंड एग्जैक्टली ही बिकेम नॉन कन्फर्मिस्ट। अब इसमें जो है नॉन कन्फर्मिस्ट या रेडिकल, उस टाइम के जो रेडिकल पोएट्स थे उनमें नाम आ जाता है थॉमस पेन एंड मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट का। ठीक है, एंड क्यों इन्हें रेडिकल कहा गया, क्योंकि उस टाइम का जो न्यू क्लासिकल नॉर्म्स थे, जो न्यू क्लासिकल रूल्स थे, इन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया था। अगर आपने इनकी हिस्ट्री पढ़ी है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, तो आपको पता है न्यू क्लासिज्म कौन सा पीरियड है एंड उस टाइम के ट्रेड्स क्या थे। सो आप बस मान लीजिए जो ट्रेड्स न्यू क्लासिकल पीरियड के थे उसके पूरी तरीके से अगेंस्ट जाके ब्लेक ने चीजें की। ठीक है, एंड न्यू क्लासिज्म मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ, उसमें था कि आप चीजों को रोमांटिसाइज करेंगे, एंड जो लॉजिकल रियल चीजें, ठीक है, जो चीज जैसी उसको वैसे दिखा देंगे। अब नॉर्मली जब आप पोएम पढ़ते हैं, आप शेक्सपियर की पोएम पढ़ेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम पढ़ेंगे, तो वो किसी चीज को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसी भी पोएम की पढ़ें। अगर मुझे किसी की आंखें अच्छी लग रही है तो मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगी तुम्हारी आंखें अच्छी लग रही हैं, मैं कहूंगी कि हो सकता है अगर एक पोएट हो तो वो कहे कि उसकी आंखें जो है वो सन की तरह ब्राइट थी, हर आईज वाज ब्राइट एज सन, और हर आईज हैड द ट्विंकल ऑफ अ स्टार। ठीक, तो ये क्या किया मैंने, बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा इमेजिनेशन में जाके लिखा। बट न्यू क्लासिज्म इसके पूरी तरीके से अपोजिट था, वहां पे जैसी जो चीज है वैसी दिखाई जाएगी। अगर उसकी आंखें अच्छी लग रही हैं तो उसकी आंखें सिर्फ अच्छी लग रही हैं और कुछ नहीं, उसकी आंखें अगर गंदी लग रही हैं तो उसकी आंखें सिर्फ गंदी लग रही हैं। ये था न्यू क्लासिज्म। बट इनका क्या था कि इमेजिनेशन को प्रेफर करते थे, रीजन को प्रेफर करते थे, आर्ट और बिलीव्स को, जो आइडल फॉर्म्स होते थे उनको बिलीव करते थे, एंड ये इनकी पोएम्स में भी आपको देखने को मिल जाता है। कुछ और इनकी वर्क्स अगर हम देखें तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1791, अमेरिका अ प्रोफेसी 1793, विजन्स ऑफ डॉटर्स ऑफ एल्बिनो 1793, यूरोप अ प्रोफेसी 1794। अब ये सारे जो थे ये सब उस ऑपरेशन को शो करते थे जो इंग्लिश मोनार्की और पॉलिटिकल सोसाइटी, या आप कह सकते हो जो सोशल सेटअप था, वो ऑपरेस कर रहा था अमेरिका को, और इंग्लैंड में भी ये ऑपरेशन शो हो रहा था। तो ये सारे ऑपरेशंस को इन्होंने दिखाया। इसके बाद इनकी बुक आई द बुक ऑफ योर्जन, जो कि आई 1794 में। इन्होंने इसमें जो थियोलॉजिकल ट्रेनिटी थी, यानी कि जो चर्च का रूल चल रहा था, जो रिलीजन का रूल चल रहा था, रिलीजन उस टाइम पे बहुत प्रेवलेंट था, एंड ये चीज था कि जो रिलीजन कह रहा है वो मानेंगे। चर्च का कंट्रोल बहुत ज्यादा था, एंड ऑब्वियसली एक टाइम पीरियड था जहाँ पे चर्च बहुत ज्यादा करप्ट हो गया था, तो उसको भी उन्होंने अपनी इस बुक में मेंशन
किया है। इसके बाद इन्होंने एक प्रोज भी लिखा जिसका नाम था द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। अब ये 3 साल का पीरियड था, उसके बीच में इन्होंने लिखा है। एंड इसमें उन्होंने जो मैरिज की पावर होती है, या आप कह सकते हो कि चर्च और स्टेट किस तरीके से लोगों को ऑप्रेस कर रहा है, एंड किस तरीके से चीजें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, उसको उन्होंने मेंशन किया है। इसके अलावा एक स्वीडिश फिलोसफर थे इमानुअल, उनके भी आइडियाज को इन्होंने इस अपनी प्रोज में मेंशन किया। ओके, ये सब चीजें हो गई। तो एक पॉइंट था, मैंने आपको बताया था कि ये 3 साल तक फिल्म फैम में रहे हैं। तो जब ये फिल्म फैम में रहते थे, वहां पे इनका जो कंटेंट था, इनका जो वर्क था, वो थोड़ा मेच्योर होना स्टार्ट हो गया। एंड उस टाइम पीरियड पे इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से अटेंड कर लिया था। एंड इसके बाद जो इनके वर्क्स है वो बहुत ही सीरियस और बहुत ही आप कह सकते हो कि एक डिफरेंट टोन में आए। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने कई सारे जेनर्स में लिखा है, कई सारे डिफरेंट टाइप की पोएम्स में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर चेंज किया। ठीक, अब इसके अलावा इनकी कुछ विजनरी एपिक थी। एपिक्स, एपिक्स का मीनिंग आप जानते हो। एपिक्स जो हमारी महाकाव्य होते हैं उनको कहा जाता है, लाइक अ पोएम बट अ लेंथी पोएम। ओके, एंड ये एपिक पोएम्स उन्होंने 1804 से 1820 के बीच में लिखी, यानी कि इधर ये 16 साल के बीच में लिखी। इसमें जो फेमस है, सबसे पहले आ जाती है मिल्टन, जो कि इन्होंने 4 साल के गैप में लिखी, 1804 से 1808 के बीच में। इसके बाद इन्होंने लिखा वाला और द फोर जियोस, ये इन्होंने 1797 में लिखी, बट इसको दोबारा इन्होंने रीराइट किया 1800 में। इसके बाद इन्होंने लिखा जेरूसलम, जो कि इन्होंने पूरे 16 साल ले लिए, 1808 से 1820 के बीच में लिखा। अब ये जो था, इसमें जो ट्रेडिशनल प्लॉट था वो नहीं था, कैरेक्टर्स का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था, रिदम था, मीटर था। ठीक है, प्लॉट प्रॉपर नहीं था, कैरेक्टर, मीटर, आपको रिदम, ये सब मिल जाएगा। एंड इसमें जो है, इन्होंने जो चीज सबसे ज्यादा दिखाने की कोशिश की है वो है एक एक इंटेंस लेवल पे इन्होंने, या एक एलिवेटेड लेवल पे इन्होंने इनोसेंस को दिखाने की कोशिश की है, एंड ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी को रीजन के ऊपर रखा है। ठीक, अब एक खास बात विलियम ब्लेक की ये रही है कि ये अपनी पोएट्रीज को लेके ये मानते थे कि इनकी पोएट्रीज जो है वो ऑर्डिनरी पीपल के लिए अवेलेबल रहे, बट इनका जो आर्टिस्टिक चीजें थी, जैसे इनकी पेंटिंग्स हो गई, इनकी इंग्रेवरीज हो गई, उसमें ये किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं तैयार थे। ये लोगों की खुशी के लिए चीजें नहीं करते थे, ये अपने लिए करते थे। ठीक है, एंड इसी वजह से इनको जो फेम था वो काफी टाइम बाद मिलना स्टार्ट हुआ है। राइटिंग में तो इनको फेम मिल गया था, बट बाकी जो फील्ड्स थी इनके, उसमें इनको फेम मिलने में टाइम लगा है। इसके साथ ही इन्होंने 1808 में जो भी इनकी वाटर कलर की पेंटिंग्स थी, जो भी इन्होंने रॉयल अकेडमी में सीखी थी, या जहाँ वहां पे भी जो इन्होंने की थी, वहां पे इन्होंने एक डिस्प्ले लगाया था रॉयल अकेडमी में, उस टाइम पीरियड में जो भी इन्होंने पेंटिंग्स की थी। इसके अलावा 1809 में इन्होंने अपना एक एग्जीबिशन लगाया था पेंटिंग्स का, इंग्रेवरीज का, अपने भाई के घर में। ठीक है, एंड जितने भी व्यूअर्स आए, उसमें कुछ ने कहा कि विलियम ब्लेक बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत जीनियस है। वहीं पे बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि इनकी पेंटिंग्स जो है वो हिडियस है, एंड ये इनसेन हो चुके हैं, ये पागल है। यही एक रीजन आ जाता है कि विलियम ब्लेक उतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाए, क्योंकि ये वो चीजें दिखाने से मना कर रहे थे जो ऑडियंस देखना पसंद करे। ये वो दिखाना चाहते थे जो इन्हें लगता था कि सच है, या इन्हें लगता था कि वो दिखाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने 1860 में इसके बाद 1860 में आप ये समझिए कि इनकी राइटिंग में, आप लिटरेचर में इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इससे लगाया कि 1816 में एक बुक पब्लिश हुई, अ बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ द लिविंग ऑथर्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। उसमें ब्लेक का नाम था। ठीक है, सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये अपने टाइम पीरियड में लिटरेरी वर्क्स के लिए फेमस थे, भले ही अपने आर्टिस्टिक बैकग्राउंड के लिए फेमस ना रहे। एंड ब्लेक ने बहुत सारे जो उनके कंटेम्प्रेरी पोएट्स थे, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट थे, उन पे भी इन्होंने इन्फ्लुएंस डाला है। सबसे पहला इन्फ्लुएंस आ जाता है सैमुअल टी कॉलरिज का। ठीक है, जिन्होंने जो है इनकी जो सॉन्ग्स ऑफ द इनोसेंस थी उसको बोरो किया था, एंड उसको उसको और सॉन्ग्स ऑफ द एक्सपर्ट को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, समझा था। एंड उसके बाद टी.एस. कॉलरिज ने उसके बाद एस.टी. कॉलरिज ने जो है ब्लेक को मैन ऑफ जीनियस कहा था। ठीक है, वहीं पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी इनकी सेम बुक्स की कॉपीज ली थी, बट उन्होंने कहा कि ये थोड़े से इनसेन है। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की स्टेटमेंट थी। वहीं पे चार्ल्स लैम्ब की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने इनकी द चिमनी स्वीपर पढ़ी, जो कि इनकी बुक
द सॉन्ग्स ऑफ द इनोसेंस में थी। एंड उसको पढ़ने के बाद उन्होंने अपने फ्रेंड जेम्स मॉन्टगोमरी को भी दी। एंड उन्होंने भी जब ये पोएम्स इनकी पढ़ी, चिमनी स्वीपर्स फ्रेंड एंड क्लाइंबिंग बॉयज, ये पूरा एल्बम उन्होंने पढ़ा। ठीक है, इसके अलावा चार्ल्स लैम्ब ने इनकी जो पोएम थी द चिमनी स्वीपर, ये उन्होंने पढ़ी। एंड ये पोएम जो थी इनकी द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से थी। एंड जब उन्होंने वो पोएम पढ़ी तो उन्होंने अपने फ्रेंड जेम्स मोंटेग्रो को ये अपनी पोएम दी। एंड जेम्स जो है वो इस पर्टिकुलर पोएम से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने खुद की 2 पोएम्स लिखी 1824 में। पहली उन्होंने लिखी द चिमनी स्वीपर्स फ्रेंड एंड दूसरी उन्होंने लिखी द क्लाइंबिंग बॉयज। इसके अलावा रॉबर्ट साउथी भी थे जो कि विलियम्स वर्ड्सवर्थ की तरह उनको जो है ब्लेक को इनसेन समझते थे। एंड उन्होंने ब्लेक के जितने भी एग्जीबिशंस थे वो उन्होंने अटेंड किए थे। इसके अलावा उन्होंने मैड सॉन्ग जो इनकी पोएम थी उन्होंने वो भी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, जो कि इनकी बुक पोएटिकल स्केचेस में थी। ठीक है, एंड इसी का एक और कलेक्शन उन्होंने आगे डाला था, द डॉक्टर्स। सो 2 लोग थे जो उनको इनसेन मानते थे, रॉबर्ट साउथी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। कॉलरेज उन्हें जीनियस मानते थे, चार्ल्स लैम्ब उन्हें जीनियस मानते थे, जेम्स उन्हें जीनियस मानते थे। ठीक, सो ये मिक्स्ड ओपिनियंस आपको देखने को मिल जाएगा। भले ये मिक्स्ड ओपिनियंस हैं बट हर एक कंटेम्प्रेरी राइटर पे ब्लेक का इन्फ्लुएंस रहा है एंड उसकी वजह से हर एक राइटर की लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें नई आई हैं। ठीक है, अब ब्लेक के जो फाइनल ईयर्स थे यानी कि लास्ट के जो कुछ साल थे वो पॉवर्टी में ही बीते हैं। एंड उनको उस टाइम पे सपोर्ट करने वाले इनके फ्रेंड्स का एक ग्रुप था जिसका नाम था द एंशिएंट्स। अब ये ग्रुप जो है जितने भी यंग आर्टिस्ट थे उनका बना हुआ था। उनके सारे जितने भी यंग आर्टिस्ट उस टाइम के थे उन्होंने ये ग्रुप बनाया था एंड दे हेल्प्ड ब्लेक इन सर्वाइविंग द लास्ट फ्यू डेज। उसमें भी जो है एक थे पर्टिकुलरली जॉन लेनन, ये भी एक यंग राइटर थे। इन्होंने सबसे ज्यादा इनकी हेल्प की है। कैसे? 1818 में जो है जितनी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस इन्हें चाहिए थी ब्लेक को वो इन्होंने दी है, जितनी हेल्प इन्हें चाहिए थी वो इन्होंने दी है। ब्लेक के वर्क को आप कह सकते हो एक रिवाइव कराने की उन्होंने कोशिश की है। एंड इवन 1825 में लेनिन ने ब्लेक के लिए कमीशन भी किया था उनका जो इलस्ट्रेशन था। ठीक है, उन्होंने आप कह सकते हो कि एक तरीके से एक ऑर्डर दिया या उनसे एक रिक्वेस्ट की कि डांटे की एक पोएम है डिवाइन कॉमेडी, आप इसके इलस्ट्रेशंस रेडी कीजिए। एंड ब्लेक अपने लास्ट ईयर्स में जो है वो डांटे की इसी पोएम का इलस्ट्रेशन ड्रॉ ही कर रहे थे एंड वो कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, एंड इसी जब तक वो इलस्ट्रेशंस को कंप्लीट करते तब तक उनकी 1827 में डेथ हो गई। सो ये थे हमारे पोएट। अब हम चलते हैं हमारी पोएम द लंडन पे। चलिए अब हम चलते हैं हमारी पोएम पे। एंड पोएम को डिस्कस करने से पहले कुछ चीजें पोएम के बारे में आप देख लीजिए। ये जो पोएम है ये ओवरऑल 4 स्टैंजास में डिवाइडेड है। ठीक है, एंड इसमें भी क्या है कि ये 4 क्वाड्रेंट्स का सेट है। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? क्वाड्रेंट्स जो है 4 लाइन के सेट को कहते हैं। 1 2 3 4, ये एक स्टैंजा है, फिर ये एक स्टैंजा है, ये एक स्टैंजा है, ये एक स्टैंजा है। ठीक, 4 स्टैंजास है, 4 लाइंस ईच। इसके अलावा ये इम्याबिक टेट्रामीटर में लिखी गई। अब इम्बियानिक टेट्रामीटर क्या होता है? इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, अगर आपने फोनेटिक पढ़ी है या आपको थोड़ा बहुत फोनेटिक का आइडिया है तो लॉन्ग शॉर्ट साउंड के बाद जो है लॉन्ग साउंड आएंगे, यही है टेट्रामीटर का फॉर्मूला। इम्बियानिक टेट्रामीटर का यही हो जाता है। इम्बियानिक मतलब हो रहा है कि शॉर्ट साउंड्स के बाद जो है, शॉर्ट सिलेबल्स के बाद जो है लॉन्ग सिलेबल्स आएंगे एंड ये जो है 4 आएंगे। लॉन्ग सिलेबस जितने भी हैं ये 4 आएंगे। इसके अलावा इसकी राइमिंग स्कीम बहुत इजी राइमिंग स्कीम है, मैं नहीं बता रही, बहुत इजी राइमिंग स्कीम है। एक बार आप पोएम पढ़ के देखिए एंड उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट कीजिए कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो सकती है। एंड यस, ये जितनी चीजें मैंने बताई कि ये इसमें 4 स्टैंजास हैं, ये क्वाड्रेंट्स में है, ये इम्बियानिक टेट्रामीटर के फॉर्मेशन में है। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? जब आप अपनी पोएम का अप्रिसिएशन लिख रहे होगे या एनालिसिस लिख रहे होगे तो एक सेक्शन आता है स्ट्रक्चर का, वहां पे आप ये सब चीजें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका राइमिंग स्कीम क्या हो सकती है। बहुत इजी राइमिंग स्कीम है इसकी। ओके, आप देखोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगी इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। और हम चलते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन पे एंड फर्स्ट स्टैंजा को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट स्टैंजा काफी इजी है, 4 लाइंस का सेट है
जल्दी से एक बार देख। I wander through each chartered street near where the chartered Thames does flow and mark in every face I marks of weakness, marks of woe. So इसको पोएम का नाम लंदन है, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये लंदन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपने टाइम के लंदन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एंड एग्जैक्टली ये उस एरिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो थेम्स नदी के पास है। थेम्स रिवर है, थेम्स रिवर का नाम है, ओके। लंदन में रिवर है थेम्स रिवर, ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। सो अपने टाइम के ये लंदन की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली जो थेम्स रिवर के आसपास का एरिया है उसकी बात कर रहे हैं। एंड इसमें भी उनका क्या कहना है कि मैं वैंडर कर रहा था, यानी कि मैं घूम रहा था चार्टर्ड स्ट्रीट पे। चार्टर्ड का मीनिंग हो जाता है समथिंग दैट इज इन कंट्रोल ऑफ समवन, और पर्टिकुलरली इन आप कह सकते हो कहीं पे भी जब बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है तब की बात हो रही है। एंड एक सिटी कैसे एक्सप्लॉयट हो सकती है, उसकी गवर्नमेंट या जो वहां पे रूलिंग पार्टी होती है उसकी। तो इनका कहना है कि मैं वैंडर कर रहा था एक ऐसी स्ट्रीट पे जो कि बहुत ज्यादा ओप्रेस्ड है, बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉयटेड स्ट्रीट है, चार्टर्ड स्ट्रीट। एंड ये चार्टर्ड स्ट्रीट कहाँ पे है, ये चार्टर्ड थेम्स के पास है। अगेन 2 बार इन्होंने चार्टर्ड वर्ड यूज किया, पहले स्ट्रीट के लिए यूज किया है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जिस एरिया में वो जा रहे थे वो एरिया बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेड एरिया है बाय द गवर्नमेंट, बाय द रूलर्स। अब इसके बाद उन्होंने चार्टर्ड थेम्स को भी बोला है, तो रिवर कैसे चार्टर्ड हो सकती है, रिवर कैसे एक्सप्लॉयटेड हो सकती है जब रिवर बहुत ज्यादा गंदी हो, उसकी हालत खराब हो, एंड वो मतलब एज अ रिवर वो लगे ही ना, ठीक है। जैसे हमारी गंगा है, जब बहुत ज्यादा हमारी जो रिवर गंगा है वो बहुत ज्यादा जब खराब गई थी, तब हम कह सकते थे तब हम कह सकते हैं द रिवर गंगा इज बीइंग चार्टर्ड, ठीक है। सो सिंपल सा है कि वो एक ऐसे रास्ते से जा रहे थे जो कि बहुत ज्यादा खराब है, एक्सप्लॉइटेड एरिया है, एंड ये एरिया जो है वो थेम्स नदी के पास है। एंड थेम्स नदी भी कैसी है, वो भी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, गंदी है, ठीक है। एंड इस टाइम पे उन्होंने एक चीज नोटिस की कि जितने भी लोगों से वो गुजर रहे थे, या जितने भी लोग उनके पास से गुजर रहे थे, जिनसे भी वो मिल रहे थे, जिनका भी वो चेहरा देख रहे थे, उनके चेहरे पे उन्हें बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी, या आप कह सकते हो कुछ मार्क्स दिखाई दे रहे थे। पहला मार्क उन्हें दिख रहा था वीकनेस का, कि वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कमजोर हैं, ऑप्रेस्ड हैं। दूसरा वो का, यानी कि सैडनेस का, ठीक है, मिजरी का। सो ये उस टाइम के लंदन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रही थी। चर्च का जो कंट्रोल है, चर्च करप्ट हो चुका है पूरी तरीके से, वो सिटीज पे और लोगों पे, सिटीजन्स पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रख रहा है। सो ओवरऑल इंग्लैंड का जो डार्क टाइम चल रहा है वो है, ठीक। ये था स्टांजा 1। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टांजा पे। सो स्टांजा 2 है हमारा। In every cry of every man, in every infant's cry of fear, in every voice, in every band, the mind forced menace I hear. So इसमें क्या हो रहा है कि हर कोई रो रहा है, मतलब हर कोई ऑप्रेस्ड है, एंड हर कोई रो रहा है। बच्चे तो रो रहे हैं, बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं, डर की वजह से रो रहे हैं कि आसपास जो एरिया है वो हमें हार्म कर सकता है। बड़े ऑपरेशन की वजह से रो रहे हैं, जितने भी आदमी हैं वो रो रहे हैं। हर वॉइस में एक दुख देखने को मिल रहा है, एक दर्द देखने को मिल रहा है, एक दर्द महसूस हो रहा है ऑथर को, ठीक है। एंड ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। एंड मेंटल फोर्स्ड मेनेस का सिंपल सा मीनिंग ये हो जाता है कि वो लोग जितने भी सिटीजन्स है वहां पे जो रहने वाले, वो सिर्फ आप कह सकते हो कि सिर्फ पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट्स में पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट या सोशली एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे हैं, वो साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्टेड है, ठीक है। वो सिर्फ वो जितने भी तरीके से एक इंसान को परेशान किया जा सकता है वो हर तरीके से परेशान है, चाहे वो सोशल बेसिस पे हो, चाहे वो फाइनेंशियल बेसिस पे हो, चाहे वो पॉलिटिकल बेसिस पे हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल बेसिस पे, एंड ही इज पर्टिकुलरली हाईलाइटिंग द साइकोलॉजिकल फैक्टर, क्योंकि माइंड की बात हो रही है कि माइंड भी उनका पूरी तरीके से खराब हो चुका है। एंड इसका रीजन ये है कि वो बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक होके सोच रहे हैं, ठीक है। कोई भी जो है वो सीरियस होके नहीं, मतलब ऑप्टिमिस्टिक सोच ही नहीं पा रहा है। हर तरफ एक ग्रे एरिया है, एक हर तरफ सब ग्लूमी है, सैड है, मिजरेबल है, एक्सप्लॉइटेड है, पेसिमिस्टिक है, ठीक, जितने भी लोगों से उनका मिलना हो रहा है, ओके। सो इस स्टैंजा में उन्होंने ये चीज डिस्क्राइब की है। नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। थर्ड स्टैंजा हमारा आ जाता है। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, एवरी blackened church appalls, and the helpless soldiers sigh, runs in blood down palaces walls. फर्स्ट 2 लाइंस को ले रही हूँ। इसके डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या पढ़ रहे हैं, 2 रेफरेंसेस जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चिमनी स्वीपर्स पुराने टाइम पे
वहाँ के टाइम पे जो है घरों में चिमनी लगी होती थी। आप कह सकते हो कि उससे बनी हुई है, ब्रिक्स से बनी हुई चिमनी कुछ इस तरीके की होती है कि ये घर है इनका, यहाँ पे चिमनी होती है, ठीक है। अगर आपने पुराने कार्टून्स देखे हो तो वहां पे आता है कि सेंटा क्लॉज यहाँ से एंटर करेगा और वो गिफ्ट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आग जल रही थी जिसकी वजह से जो आग का सूट होता है, आग का जो धुआं होता था वो यहाँ आके चिमनी में रुक जाता था एंड ये चिमनी पीरियोडिकली क्लीन करनी पड़ती थी, ठीक। अब चिमनियां तो छोटी छोटी होती हैं, एक बड़ा आदमी तो उसके अंदर जा नहीं सकता, एक ग्रोन अप जा नहीं सकता। सो इसके अंदर जो जाते थे वो यूजुअली बच्चे होते थे, यूजुअली बॉयज होते थे एंड ये बॉयज भी यूजुअली ऑफन होते थे, ऑफन्स होते थे, ठीक, या फिर पुअर होते थे, कोई ऐसा जिसे आप इजिली एक्सप्लॉइट कर सको, ठीक है। अब कोई ऐसा डेंजरस काम कराना हो जिसमें जान जा सकती है, क्योंकि भाई सूट जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ही तो है, अगर कोई इंसान इनहेल कर लेगा तो वो मर ही जाएगा, ठीक है। सो ऐसे डेंजरस काम के लिए आप किसे कहोगे? अगर आपको किसी को एक्सप्लॉइट करना हो तो ऐसे को करोगे जिसके साथ कोई पूछने वाला ना हो, कोई आपको क्वेश्चन करने वाला ना हो, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। ऑर्फन्स के पास कोई नहीं, उनके पेरेंट्स नहीं है, उनका कोई गार्डियन नहीं है एंड दे कुड बी एक्सप्लॉइटेड इजिली एंड सेम गोस विथ पुअर कि वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। तो अब ये जो स्वीपर्स हैं ये भी मतलब चिमनी स्वीपर्स जो हैं ये भी एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे हैं एंड वो भी रो रहे हैं, ठीक है। ब्लैकनिंग चर्च यहाँ पे दो रेफरेंसेस जा रहे हैं। फर्स्ट इज द करप्शन दैट वाज देयर इन चर्च, ठीक है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा करप्शन आ गया था चर्च में, सो उसको उन्होंने हाईलाइट किया है। एंड सेकंड इज कि जितने चर्चेस थे ना वो ऑर्फन्स को रखते थे, ऑर्फन्स के लिए जो जितने भी ऑर्फनेज होम्स होते थे वो चर्च सपोर्ट करता था, ठीक है। सब चर्च को प्रोटेक्ट करना था बच्चों को, ऑर्फन्स को प्रोटेक्ट करना था, बट वो चर्च वाज डूइंग वो बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे द चर्च इज ब्लैकनिंग, इसका सिंपल सा रेफरेंस है कि चर्च जो है वो आप कह सकते हो वहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा आ गया है, चर्च अपनी पास का मिसयूज कर रहा है एंड वो सोशली पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर रहा है चीजों को। चर्च के करप्शन को उन्होंने हाईलाइट कर दिया, जो स्वीपर्स थे उनके बैड कंडीशंस को हाईलाइट कर दिया, बच्चों के बैड कंडीशंस को हाईलाइट कर दिया। इसके बाद ये हैपलेस लिखा है, हेल्पलेस है ये, ठीक है। पोएम में तो हैपलेस लिखा है, इट मींस हेल्पलेस, ओके। हेल्पलेस सोल्जर्स, अब सोल्जर्स कैसे हेल्पलेस है? सोल्जर्स आर द वंस दैट फाइट फॉर अ कंट्री, द फाइट फॉर अ कंट्री एंड इट्स फ्रीडम। सो वो कैसे हेल्पलेस है? वो हेल्पलेस इसलिए है कि भाई वॉर इतने सारे हो रहे हैं ना कि सोल्जर्स बस लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। ना उन्हें कोई ना उन्हें कोई आप कह सकते हो कि एक डिग्निफाइड बरियल मिल रहा है, ना उनकी फैमिली को प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है, ना उनकी कोई रिस्पेक्ट हो रही है। दे आर जस्ट लाइक कि जाओ मर जाओ, नो वन केयर्स। सो ये एक चीज आ रहा है कि जितने भी सोल्जर्स हैं वो साय कर रहे हैं, एक साय ऑफ सैडनेस है उनके अंदर। एंड जितने भी पैलेस वॉल्स है, यहाँ पे पैलेस वॉल्स का सिंपल सा है कि सोल्जर्स किसके लिए काम कर रहे हैं? रॉयल्स, जितने भी हमारे राजा हैं, उस टाइम का जो राजा था उनके लिए काम कर रहे हैं। एंड किंग जो है वो इतनी ज्यादा वॉर्स पे जा रहा है दैट सोल्जर्स आर जस्ट गेटिंग स्लाइस्ड हेयर एंड देयर, जैसे सब्जी काटी जाती है वैसे सोल्जर्स मर रहे हैं, ठीक। सो ये लंदन की हालत है उस टाइम की, ओके। सो लंदन इज वेरी पेसिमिस्टिक, मिजरेबल, करप्टेड एंड ओवरऑल एन एक्सप्लॉइटेड प्लेस, ओके। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे लास्ट स्टैंजा पे, ठीक है। लास्ट स्टैंजा हमारा जाता है, बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर हाउ द यूथफुल heralds curse blast the new ones in fan stare and belight the plague the morning marriage hairs। अब देखिए उन्होंने दिन को डिस्क्राइब कर दिया, इवनिंग को डिस्क्राइब कर दिया, अब वो रात की बात करें कि जब मैं रात में उस स्ट्रीट पे जा रहा था ना तो मुझे जो है लोग कर्स करने की आवाज आ रही है। हैरल्ड ये वो यंग लेडीज हैं, ठीक है, यंग लेडीज हैं जो कि पुअर है एंड बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन दे आर फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन, ओके, दे आर जस्ट बीइंग फोर्स्ड इनटू डूइंग दिस। तो वो कर्स भी कर रहे हैं, लोगों पे भी कर्स कर रहे हैं और अपने जो उनके आसपास लोग हैं अपने बच्चे पे भी वो कर्स कर रहे हैं, ठीक है। एंड न्यू बॉर्न्स जो है वो रो रहे हैं। अब रात के समय जो है ये जितनी भी यंग लेडीज हैं जो प्रोस्टिट्यूशन, उनके काम करने का टाइम हो चुका है एंड बच्चों को जो इन्फेंट्स होते हैं उन्हें अपने माँ के आसपास ही रहना पड़ता है। दे कांट जस्ट बी सेपरेट फ्रॉम देयर मदर्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है।
सो वो कर्स भी कर रही हैं अपनी सिचुएशन को, गाली भी दे रही हैं, उल्टा सीधा भी बोल रही हैं। एंड द किड्स भी नहीं, वो बच्चे हैं, बाबू हैं वो, तो जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स हैं, वो रो भी रहे हैं क्योंकि वो न्यू बॉर्न्स हैं। न्यू बॉर्न्स को मम्मी के पास रहना रहता है, दे नीड टाइम विद देम, ठीक है। सो हर चीज इस तरीके से खराब हो गई है। एंड लास्ट लाइन में उन्होंने मैरिज को भी एक प्लेग की तरह बना दिया कि जिस तरीके से एक प्लेग होता है कि चीजें खराब हो जाती है, वैसे ही मैरिज के साथ क्या हो रहा है, मैरिज भी इस समय खराब हो चुकी है। मेन डोंट केयर कि उनकी वाइफ कैसी है, दे जस्ट वांट टू एक्सप्लॉइट। एंड ओवरऑल जो है बस चीजों को फोर्स कर रहे होते हैं। एक टाइम था जब शादी जो था वो बस वो बहुत ही पावरफुल, आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छी चीज मानी जाती थी, ठीक है, कि इट्स वेरी गुड थिंग, इट्स वेरी पॉजिटिव थिंग। बट इस लाइन को उन्होंने लिख के ये एक पूरा जस्टिफिकेशन दे दिया, एक पूरी तरीके से अपोजिट बोल दिया कि ये जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, नॉर्मली इसे प्यार और यूनियन के साथ कनेक्ट किया जाता है, लव एंड यूनियन के साथ कनेक्ट किया जाता है। बट इतनी ज्यादा चीजें वहां खराब हो चुकी हैं लंदन में कि इसे उन्होंने डेड और डीके यानी कि प्लेग से कनेक्ट कर दिया है। एंड इसमें भी उनका कहना है कि जो सीक्रेट बॉन्ड्स हैं वो सब खराब हो चुके हैं सोसाइटी के, आप कह सकते हो, एक्सप्लॉयटेशंस की वजह से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोयम लंदन बाय विलियम ब्लेक। हमारे चैप्टर 2 की सेकंड पोयम जिसका नाम है टू समर एंड इट इज आल्सो रिटन बाय विलियम ब्लेक। ओके, सो पोयम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो पोयम से रिलेटेड है उसको देख लेते हैं। सो ये जो पोयम है टू समर, ये 4 पोयम्स का सेट है। मतलब हमारे नॉर्मल जो है 4 बेसिक सीजन्स होते हैं, तो विलियम ब्लेक ने हर सीजन के लिए एक पोयम लिखी थी, यानी कि टू विंटर, टू स्प्रिंग एंड टू ऑटम। ये चारों पोएम्स उन्होंने लिखी थी, हर सीजन के लिए एक पोएम। ओके, एंड ये चारों पोएम्स जो हैं इनकी जो बुक थी पोएटिकल स्केचेस उसमें थी, ठीक है। पोएटिकल स्केचेस में ये पोएम्स सारी थी। एंड अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, इस पोएम के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो इसमें एज सच आपको ना राइमिंग स्कीम मिलेगी, ना कोई मीटर मिलेगा। बस आप कह सकते हो ये ऐसे ही लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। एंड इसका अगर बस एक चीज देखें तो ये माना जा सकता है कि ये 2 6 सेट्स में लिखी गई है। 6 सेट्स क्या होता है? 6 सेट्स ये 6 लाइन का सेट होता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। 2 6 सेट्स में लिखी गई है, 6 लाइन का एक स्टैंजा बनेगा आपका। एंड ये 2 स्टैंजास में ही लिखी गई है। राइमिंग स्कीम एज सच कोई फॉलो नहीं हुई है, मीटर एज सच कोई फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है। सो ये थोड़ी बहुत चीजें हो गई इस पोएम से रिलेटेड। एंड अब हम चलते हैं हमारे पोएम के एक्सप्लेनेशन पे। एंड सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट स्टैंजा। सो फर्स्ट स्टैंजा है, O thou who pass through our valleys in thy strength, curb thy fairest streets, allay the heat that flames from their last nostrils. Thou, O summer, oft pitchest here thy golden tent, and oft beneath our oak hast slept, while we beheld with joy thy ruddy limbs and flourishing hair. So कुछ चीजों को जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। सबसे पहला, इन्होंने ओ समर, जो हमारा समर सीजन है, उसको पर्सोनिफाई कर दिया इस पूरी पोएम में, ठीक है। तो आपको पर्सोनिफिकेशन आपको इस पोएम में मिल जाएगा, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन मिल जाएगा। एंड समर को ही इन्होंने आगे के स्टैंजा पे जाके एपोस्ट्रोफाइज भी किया है, तो आपको एपोस्ट्रोफी भी मिल जाएगी, ठीक है। 2 लिरिकल डिवाइसेस डायरेक्टली आपको मिल रहे हैं, फर्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन एंड सेकंड इज एपोस्ट्रोफी, ठीक। आगे के स्टैंजा में मिलेगी वो। बाकी कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनको देख लेते हैं। स्टीड्स मतलब हो जाता है हॉर्सेस, एग्जैक्टली जो ट्रेन्ड हॉर्सेस होते हैं जो कि रेसिंग के लिए या राइडिंग के लिए बने होते हैं, ठीक है, जिन्हें प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाता है कि वो रेसिंग या राइडिंग ही करेंगे, ठीक है। पर्सोनिफाई का एक एग्जांपल तो ये हो गया। अब पर्सोनिफाई को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने लास्ट लाइन में जो है समर के लिम्स और समर के हेयर की बात की है। अब समर एक सीजन है, सीजन के हाथ पैर थोड़ी होते हैं, सीजन भी क्या है, वो एक, आप कह सकते हो, एक एंटिटी टाइप से। तो एंटिटी के, या मतलब अगर कोई चीज एब्स्ट्रैक्ट है तो उसके हैंड्स नहीं हो सकते, उसके हेयर्स नहीं हो सकते, उसके लेग्स नहीं हो सकते, बट इन्होंने वो दिखाया है। एंड ये आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिल जाता है पर्सोनिफिकेशन दिखा। सो ये तो वो चीजें होंगी जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड अब हम चलते हैं हमारी पोएम के एक्सप्लेनेशन पे। सो सिंपल से कह रहे हैं कि दाव का मतलब होता है यू, ठीक है, एंड इसका मतलब होता है योर। एक ये होता है एंड एक होता है दाइन, उसका मतलब भी योर ही होता है, बट वो
आप कह सकते हो जब आप किसी को पॉजेसिव करना चाह रहे हो तब यूज होता है, ये नॉर्मल के लिए यूज होता है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। सो फर्स्ट लाइन जो है वो है, ओ दाउ हु पासेस्ट आर वैलीज। तो इसमें सिंपल सा है कि समर को ये आप कह सकते हो कि पर्सोनिफाई तो कर दिया, पर्सोनिफिकेशन में समर एज एन एंटिटी उनके सामने आ गया। अब उसके बाद वो समर से बात कर रहा है, ठीक है। एंड सिंस इसमें समर कुछ बोल नहीं रही है, सिर्फ ऑथर ही है जो बोले जा रहे हैं, तो ये अपोस्ट्रोफाइज भी कर दे रहे हैं, ठीक। पर्सोनिफिकेशन है, अपोस्ट्रोफाइज भी कर दिया उन्होंने, अपोस्ट्रोफी भी है। सो समर एज एन एंटिटी उनके सामने आ गया। एंड उसके बाद वो उनसे कह रहे हैं कि अरे ओ, या आप कह सकते हो अरे तुम जो है हमारी वैली से बस पास होते, अभी अभी बस पास हुए, यानी कि समर सीजन बस आना शुरू हुआ, ठीक है। एंड एक बात का ध्यान रखिएगा, ये इंडिया का समर सीजन नहीं है, ये इंग्लैंड का समर सीजन है। इंग्लैंड के समर सीजन और इंडिया के समर सीजन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इंडिया के समर सीजन में टेम्परेचर जो है वो आराम से 40 डिग्री प्लस चला जाता है। वहां पे बड़ी मुश्किल से, इवन अभी आपने न्यूज में देखी होगी कि 23 डिग्री 23 डिग्री वहां पे हुआ था, तो उन्होंने कह दिया था कि हीट वेव आ रही है, ठीक है। सो इंग्लैंड का समर सीजन एंड हमारा समर सीजन कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। उनके लिए समर सीजन जो होता है वो प्लेजेंट होता है, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती है, उनके लिए प्लेजेंट रहता है, ठीक। सो वो कह रहे हैं कि ये जो तुम हमारे पास आई हो, यानी कि अभी तुमने जो आना शुरू किया है, तुमने जो अपना आगमन किया है, वो बिल्कुल ऐसे एक बहुत ही ताकतवर, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक ट्रेन्ड फेरस, यानी कि एक ऐसा हॉर्स जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा एनर्जी है जिसके अंदर, ठीक है। उसकी तरह तुम दौड़ते हुए आए हो हमारी पूरी वैली में। एंड तुमने जो है अपने नॉस्ट्रल से जो फ्लेम्स है, जैसे अगर आप देखते हो कि अगर ठंड का एरिया हो एंड वहां पे जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारे मुंह से एंड नोज से जो है वो एक तरीके से भाप निकलने लगती है। तो वो एक हल्का सा डायरेक्ट सेंस में नहीं, थोड़ा सा इनडायरेक्ट होकर वो कह रहे हैं कि ये जो हॉर्स है ये इतना ज्यादा ताकतवर है एंड इतना ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा इसके अंदर एनर्जी, इतनी ज्यादा इसके अंदर फायर है कि वो जब वो ब्रीद कर रहा है तो वो अपने नॉस्ट्रल से जो है वो फायर निकाल रहा है। फायर नहीं निकाल रहा है, गर्मी निकाल रहा है। समर इज रिलेटेड टू हॉटनेस, सो वो हॉटनेस की बात कर रहे हैं, नॉट लाइक कि वो आग निकाल रहा है, ठीक। लिटरल नहीं है, हर चीज जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो इमेज बनाई गई है, तो यहाँ पे इमेजिनरी भी आपकी यूज हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके आगे वो कह रहे हैं कि ये जो तुमने अपने एक फेरस हॉर्स की तरह जिसकी नॉस्ट्रल से जो है वो फ्लेम्स निकल रही हैं, इस तरीके से तुम दौड़ते हुए हमारी वैली में आए हो। एंड यहाँ आने के बाद तुमने क्या किया है, तुमने हमारा जो ओक ट्री था उसके नीचे जो है एक गोल्डन टेंट सेट कर लिया है, ठीक है। ये भी ह्यूमन एक्शन है, so यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन आ गया, ह्यूमन एक्शन ही है, ह्यूमंस ही हैं जो टेंट लगाते हैं, एक सीजन को टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे भी आपको एक एग्जाम्पल मिल गया पर्सोनिफिकेशन का, ठीक है। सो कह रहे हैं ये जो तुम आए हो एंड हमारे ओक ट्री के नीचे जो है तुमने अपना गोल्डन टेंट निकाल लिया है एंड उसके बाद तुम वहां पे आराम से सो रहे हो। एंड वहीं पे हम जो है एज अ ह्यूमंस हम क्या कर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। हम जॉयस फील कर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं तुम्हारे आने को, तुमने जो टेम्परेचर में चेंज लाया उसे हम इंजॉय कर रहे हैं, तुम हमारे साथ इंजॉय कर रहे हो। एंड तुम क्या कर रहे हो, तुम रिलैक्स कर रहे हो और तुमने अपने लिम्स को जो है एकदम ढीला छोड़ दिया है। जब आप पूरी तरीके से मतलब पूरी तरीके से थक जाते हो एंड आराम करना चाहते हो तो आप नहीं ध्यान देते हो कि आपका हाथ कहाँ जा रहा है, आपका पैर कहाँ जा रहा है। तो वैसे ही समर भी क्या कर रहा है, वो एकदम रिलैक्स्ड होके लेटा हुआ है। सो उसके बाल पूरी तरीके से इधर उधर बिखरे हुए हैं एंड उसके हाथ पैर कैसे हैं वो भी कहीं ना कहीं पे गए हुए हैं, वो समर को आइडिया नहीं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टैंजा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पे। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Beneath our thickest shades, we often had heard thy voice when noon upon his ferret car rode over the deepest heaven beside our springs, sit down and in our mossy valleys on some banks beside a river clear through thy silk draperies, silk wrappers off and rush into the stream. Our valleys love the summer in his pride. So अब क्या वो बोल रहे हैं, उनका सिंपल सा कहना है कि हम जो है तुम्हारी आवाज, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन, वॉइस जो है इंसानों की होती है, सीजन की वॉइस नहीं हो सकती, बट ऑथर को जो है वो सॉरी पोएट को जो है वो सीजन की आवाज, समर की आवाज सुनाई दे रही है। तो उनका कहना है कि जब हम समर सीजन में नून टाइम पे, सबसे ज्यादा गर्मी नून टाइम पे होती है, 12 से 3 के टाइम पे,
12 से 3 जब बजे होते हैं, सबसे ज़्यादा धूप उसी टाइम पे होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी उसी टाइम पे होती है। तो कह रहे हैं जब हम नून टाइम पे किसी छाँव में जाते हैं ना, तब हम तुम्हारी आवाज़ सुन पाते हैं, तब हम तुम्हें महसूस कर पाते हैं, तब हम तुम्हारी आवाज़ सुन पाते हैं। एंड तुम जो है वहाँ पे दौड़ रही होती हो, मतलब आस-पास पूरी तरीके से दौड़ रही होती हो, खेल रही होती हो, ठीक है? एंड इसके अलावा जब हम हमारे स्प्रिंग्स पे जाते हैं या तुम जब है हमारी जो स्प्रिंग्स है, हमारे जो वाटर एरियाज है, वहाँ तुम जाती हो, तुम हमारे वैलीज में जाती हो, वहाँ बैठती हो, वहाँ पे रिलैक्स करती हो पूरी तरीके से, ठीक है? रिवर बैंक्स पे जाती हो हमारे, एंड वहाँ पे तुम जैसे जब हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है तो हम क्या करते हैं, अगर आसपास कोई तालाब या कोई पॉन्ड होता है, कोई रिवर होता है, तो हमारा सबसे पहला थॉट आता है कि पानी अगर ठंडा है तो क्या करते हैं, एक डुबकी मार लेते हैं, ठीक है? तो वैसे ही ये भी कह रहे हैं कि तुम मोजेस में बैठी हुई हो, रिवर्स के पास बैठी हुई थी, एंड फिर तुमने क्या डिसाइड किया, तुमने डिसाइड किया कि तुम भी पानी में छलांग लगाओगी। अपने जो तुमने कपड़े पहने हुए हैं, सिल्क ड्रेप्स उन्होंने बोल दिया है कि सिल्क के कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। सो सिल्क ड्रेप्स जो तुमने पहने हुए हैं वो तुम हटा के तुम जो वाटर है, रिवर है, उसमें जंप करोगे, एंड ये शो करता है कि वो रिफ्रेशिंग होने की या आप कह सकते हो रिलैक्स होने की बात आप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है? अगेन ये भी लाइन जो है वो आपकी पर्सोनिफिकेशन में जाएगी कि ह्यूमन बिहेवियर्स को शो किया जा रहा है, ठीक है? एंड तुम रिलैक्स करती हो, एंड हमारी वैली जो है वो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है, यानी कि हम मतलब एज एन ब्रिटिशर, या आप कह सकते हो कि जिस एरिया से वो बिलोंग करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंग्लैंड की गर्मी जो है वो हम इंडियंस की गर्मी से बहुत ज्यादा अलग रहती है। हमारा समर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है एक टाइम पे, उनके में उतना नहीं होता। दे हैव अ प्लेजेंट समर, ठीक है? सो ही इज जस्ट ट्राइंग टू से कि इतनी ठंड में रहने के बाद वी एंजॉय टू बी विथ यू, एंड हमें सबसे ज्यादा अच्छा तब लगता है जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है। वी लव समर इन हिज प्राइड, वो जब वो सबसे ज्यादा अपने स्ट्रीम पॉइंट पे होती है, तब हमें सबसे ज्यादा वो अच्छी लगती है। सो ये था हमारा स्टैंजा 2। अब हम चलते हैं हमारे स्टैंजा 3 पे। ये हमारी पोएम का लास्ट स्टैंजा है, तो जल्दी से देखते हैं हमारे स्टैंजा को। थर्ड स्टैंजा है हमारा, आर बार्स आर फार्म्ड who strike the silver wire, our youth are bolder than the southern swains, our maidens are fairer in the sprightly dance, we lack not songs, not instruments of joy, nor echoes sweet, nor waters clear as heaven, nor laurent wreck against the slurtry. So bard का आपको मीनिंग ऑलरेडी पता है, ये पोएट के लिए यूज होता है। एंड इसमें उनका सिंपल से मतलब समर को वहाँ पे लोग कितना ज्यादा एंजॉय करते हैं उस बारे में उन्होंने ये स्टैंजा लिखा है, ठीक है? ये पूरा स्टैंजा इस बारे को शो कर रहा है कि वहाँ का एंजॉयमेंट किस तरीके से हो रहा है। सो उनका सिंपल सा कहना है कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं, किसी भी प्रोफेशन के हो, कैसे भी लोग हैं, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे वो पोएट हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो फार्मर हो, या चाहे वो कोई वॉरियर ही क्यों ना हो, वो हर कोई जो है एंजॉय करता है समर्स को। एंड एंड स्पेशली जितने यूथ हैं, जितने यंग लोग हैं, वो ज्यादा एंजॉय करते हैं, एंड वो सबसे ज्यादा एक्टिव समर्स में हो जाते हैं एज कम्पेयर टू देयर सर्दर्न काउंटर पार्ट्स। तो सर्दर्न काउंटर पार्ट्स में ज्यादा गर्मी रहती है, वो समर्स में जो हमारी हालत होती है कि हम गर्मियों में बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं गर्मियों से, ठीक है? उसके कंपैरिजन में जो इंग्लैंड के लोग हैं, जहाँ पे ये पोएम लिखी गई है, जिसके रेफरेंस में ये पोएम लिखी गई है, वो लोग एक्टिव हो जाते हैं समझ में, वो ज्यादा बोल्ड हो जाते हैं, वो ज्यादा चीजें करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है? एंड इनकी जो मेडन्स, यानी कि इनकी जो यंग लेडीज हैं या वहाँ पे जो लड़कियां हैं, वो भी क्या हो जाती हैं, वो बहुत खूबसूरत हो जाती हैं, एंड वो और ज्यादा अच्छे से डांस करने लगती हैं, ठीक है? एंड इनके पास एंजॉयमेंट करने के लिए ना सॉन्ग्स की कमी है, ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट की कमी है। हर जगह जो है पानी भी साफ सुथरा है, हर जगह खुशी का माहौल पूरी तरीके से फैला हुआ है, एंड समर जो है वो इन सब चीजों में समर्स में लोग जो है वो इन सब चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है? सो ओवरऑल जो है इनका ऐसा फील होता है। नॉर्मली इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में समर्स ऐसी होती है जिसमें हम पूरी तरीके से थक जाते हैं, बट यहाँ की जो समर है वो ऐसी है जैसे किसी वॉरियर को जो है जब विक्ट्री डांस कर रहे होते हैं, कोई वॉरियर जीत जाता है तो क्या करते हैं, उसको माला पहनाते हैं, एंड उसके बाद हम उसकी खुशी में नाचते हैं, ठीक है? तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है कि वो समर के आने से इतने ज्यादा खुश हैं कि वो एक गर्मियों के अगेंस्ट आप कह सकते हैं समर की खुशी में वो
विजय माला पहन के डांस कर रहे हैं। लॉरेंट रेज का मतलब होता है जो आपकी विक्ट्री गैंड्रिल्स होती हैं उनको कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इन्हें विजय माला कहा। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी 2 समर पोएम एंड होती है एंड हमारी दोनों पोएम्स चैप्टर 2 की कंप्लीट हो चुकी हैं। एंड जो मैंने आपसे क्वेश्चंस कहे थे, अगर हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन रहता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अभी सिर्फ हमने चैप्टर 2 डिस्कस किया है, अभी हमारे पास पूरे 20 चैप्टर्स हैं डिस्कस करने के लिए। एंड तब तक जो है, अगर आप ये बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ये बुक हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप इसका पीडीएफ या ई-बुक वर्ज़न चाह रहे हैं तो वो आपको हमारे गूगल प्ले बुक में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।